हेलो स्टूडेंट्स, फर्स्ट यूनिट फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट से इस वीडियो में बहुत अच्छे एमसीक्यूज हम डिस्कस करेंगे। राइट, इससे पहले भी मैंने काफी सारी वीडियोस बनाई हैं क्लास 11th के लिए। आप इस प्लेलिस्ट पर जाइए, एमसीक्यू फिजिक्स 11, यहाँ पर आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी जिसमें मैंने ऑलरेडी काफी अच्छे एमसीक्यूज डिस्कस किए हुए हैं। तो अगर आप सारी वीडियोस देख लेते हैं और सभी क्वेश्चंस को अच्छे से अटेम्प्ट कर लेते हैं तो मैं गारंटी देता हूं कि टर्म 1 में आपको काफी हेल्प होगी। ओके, तो हमेशा की तरह मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज के साथ अपनी सीरीज को स्टार्ट करते हैं। चलते हैं जल्दी से फास्टली फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बच्चों। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्या है। द वर्ड साइंस ओरिजिनेट फ्रॉम द लैटिन वर्ब साइंटिया, मीनिंग। यहां पर आप देखिए बोला जा रहा है कि साइंस जो वर्ड है जो ओरिजिनेट हुआ है वर्ड साइंटिया से, तो उसका मीनिंग हमें यहां पर बताना है बच्चों। साइंटिया का जो एक लैटिन वर्ड है, लैटिन वर्ब है साइंटिया, उसका वर्बल मीनिंग क्या होता है? तो उसका वर्बल मीनिंग होता है बच्चों टू नो, जानना। ओके, तो साइंस जो वर्ड है ओरिजिनेट हुआ है साइंटिया से और साइंटिया का मतलब होता है बच्चों जानना, टू नो। ओके, तो ऑप्शन ए यहां पर बिल्कुल सही होगा बच्चों। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द यूनिट ऑफ, यानी यहां पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहां पर किस क्वांटिटी की यूनिट है? ओके, चार्ज की यूनिट है, करंट की यूनिट है, या फिर पोटेंशियल डिफरेंस है, या फिर एनर्जी है? किस क्वांटिटी की यूनिट है इलेक्ट्रॉन वोल्ट? तो बच्चों इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी की यूनिट होती है, प्रैक्टिकल यूनिट होती है एनर्जी की। बच्चों 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल होते हैं। ये बात आप नोट कर लें। ओके, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल होते हैं और 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम लगभग चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर। ओके, तो वहीं से आप इसको याद रखें कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल लगभग इतना जूल होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। सो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक प्रैक्टिकल यूनिट है किसकी? एनर्जी की बच्चों। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वर डिस्कवर्ड बाय। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से जो लॉज हमें मिलते हैं वो किसने डिस्कवर किए हैं? लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वर डिस्कवर्ड बाय डिब्रॉय, न्यूटन, फैराडे या फिर आइंस्टीन। किसने डिस्कवर किए हैं लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन? बच्चों देखिए, फर्स्ट यूनिट में हमारे बुक में कुछ टेबल हैं और उन टेबल में से एक टेबल है जिसमें साइंटिस्ट और उनके कंट्रीब्यूशन दिए हुए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है कि आपको क्या करना है, आपको साइंटिस्ट और उनके मेजर कंट्रीब्यूशन या उनकी इन्वेंशन या उनकी डिस्कवरी को थोड़ा सा आप यहां पर देखकर चलें कि किस साइंटिस्ट ने क्या डिस्कवरी की है, क्या इन्वेंशन की है, क्या रिसर्च की है। तो यहां पर लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन डिस्कवर किए हो किसने किए हैं? माइकल फैराडे ने किए हैं, यानी ऑप्शन सी यहां पर बिल्कुल सही होगा बच्चों। अभी यहां पर देखिए लॉज क्या है, ये आपको नहीं देखने के लॉज क्या है। लॉज आप 12th क्लास में बहुत डिटेल में जाकर पढ़ेंगे, तो यहाँ पर पता होना चाहिए कि लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो किसने डिस्कवर किए हैं? माइकल फैराडे ने किए हैं। बच्चों फैराडे के पास कोई फॉर्मल डिग्री नहीं थी, फैराडे का भी कोई ज्यादा बड़ी पढ़ाई उन्होंने नहीं की थी। फैराडे एक बुक बाइंडिंग शॉप पर काम किया करते थे। राइट, एक बुक बाइंडिंग शॉप पर काम करते करते जो भी बुक्स उनके लिए आती थी बाइंड करने के लिए वो उसे पढ़ डालते थे और उनका इंटरेस्ट ऐसा जागा कि वो जितनी भी बुक्स आती थी उनके पास बाइंडिंग के लिए सभी को पढ़ डालते थे। तो पढ़ते कैसा इंटरेस्ट जागा कि एक दिन वो बहुत बड़े वैज्ञानिक बने, फिजिसिस्ट बने। तो आप समझ सकते हैं कि बिना किसी फॉर्मल डिग्री के वो इतने बड़े साइंटिस्ट बने कि उन्होंने न जाने कितनी खोज की, कितनी रिसर्च की। ओके, और उनका जो रिसर्च और उनकी जो खोज थी उनसे प्रभावित होकर न जाने कितनी यूनिवर्सिटीज ने उनको डिग्रीज ऑनर में देने के लिए बोला था। लेकिन फैराडे को किसी डिग्री में कोई इंटरेस्ट नहीं था, उनको सिर्फ अपनी खोज और उनकी जो रिसर्च थी उन्हीं से प्रेम था। सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, फैराडे ने ही लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन डिस्कवर किए हैं बच्चों। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, द फिजिकल साइंस डील्स विद द स्टडी ऑफ। ऑप्शन देख लीजिए, लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। तो देखिए फिजिकल साइंस एक्चुअली में किसकी स्टडी है? लिविंग थिंग्स की या नॉन लिविंग थिंग्स की या फिर दोनों की? तो देखिए साइंस जो है अगर हम उसको कैटेगराइज करें दो कैटेगरी में, ओके, इसको हम डिवाइड करें तो एक होती है फिजिकल साइंस, राइट, और एक होती है बच्चों बायोलॉजिकल साइंस। यहां पर फिजिकल साइंस बेसिकली नॉन लिविंग थिंग्स की स्टडी है, नॉन लिविंग थिंग्स, राइट, और बायोलॉजिकल साइंस लिविंग थिंग्स। ओके, एग्जाम्पल दे सकते हैं फिजिकल साइंस के एग्जाम्पल, फिजिक्स, केमिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी। ओके, बायोलॉजिकल साइंस में जूलॉजी, बॉटनी, ये सब जो है बायोलॉजिकल साइंस में होते हैं। बायोलॉजिकल साइंस का मतलब
लिविंग थिंग्स की स्टडी है, और फिजिकल साइंस का मतलब नॉन लिविंग थिंग्स की स्टडी है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा बच्चों। फिजिकल साइंस इज डील्स विद द स्टडी ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स। ओके, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द फंडामेंटल फोर्सेज विद द शॉर्टेस्ट रेंज इज, देखिए ये सारे के सारे फंडामेंटल फोर्सेज हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, राइट। तो यहाँ पर हमें बताना है इनमें से कौन से फोर्सेज जो हैं बच्चों वो शॉर्ट रेंज फोर्सेज हैं, राइट। तो बच्चों यहाँ पर शॉर्ट रेंज फोर्सेज होते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्सेज। ओके, तो वीक न्यूक्लियर फोर्सेज, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेज, ग्रेविटेशनल फोर्सेज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेज के बारे में काफी अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा, काफी सारे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं बच्चों। वीक न्यूक्लियर फोर्सेज कहाँ एग्जिस्ट करते हैं तो समझते हैं थोड़ा सा बच्चों। यहाँ पर ऑप्शन तो सी ही होगा, वीक न्यूक्लियर फोर्सेज। थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं। मान लीजिए कोई एटम है, एटम के अंदर क्या होता है बच्चों, न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स बाउंड होते हैं, राइट। तो हमारे पास कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनके न्यूक्लियस अनस्टेबल होते हैं, वो अपने आप को स्टेबल करने के लिए क्या करते हैं, डिके करते हैं। यहाँ से अल्फा डिके हो सकता है, बीटा डिके हो सकता है, या फिर गामा डिके हो सकता है। तो मान लीजिए हम बीटा डिके की बात करते हैं, तो बीटा डिके में क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर एक बच्चों न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है न्यूक्लियस के अंदर। अब जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है तो साथ में इलेक्ट्रॉन आता है और एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल आता है, ये दोनों पार्टिकल साथ में आते हैं। यानी जब न्यूक्लियस में एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है तो न्यूक्लियस से ये दो पार्टिकल्स निकलकर बाहर आते हैं, हाई एनर्जी पार्टिकल्स होते हैं। जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स अगर हाई एनर्जी है तो, राइट, तो इलेक्ट्रॉन जो है हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन है, इसके साथ में एक पार्टिकल और आया जिसको हमने बोला एंटी न्यूट्रिनो। तो ये दोनों पार्टिकल्स जो इंटरैक्ट करते हैं वो किस फोर्स के कारण करते हैं, वीक न्यूक्लियर फोर्स के कारण करते हैं। यानी दोनों बाउंड होते हैं, दोनों एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं ड्यू टू द वीक न्यूक्लियर फोर्सेस। ओके, और यहाँ पर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस के कारण ये न्यूट्रॉन प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर बाउंड रहते हैं, राइट। सो यहाँ पर ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। तो हमने जाना वीक न्यूक्लियर फोर्सेस क्या होते हैं और कैसे एग्जिस्ट करते हैं। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ सीवी रमन बाज, बेटा सीवी रमन का कॉन्ट्रीब्यूशन क्या था। ऑप्शन देखते हैं यहाँ पर, मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम, मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम, इन इलास्टिक स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय मॉलिक्यूल्स। तो बच्चों सीवी रमन जो थे, सीवी रमन का मेजर कंट्रीब्यूशन जो था फिजिक्स में वो था इन इलास्टिक स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय मॉलिक्यूल्स। ओके, मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज जो है वो तो रॉबर्ट मिलिकन ने बताया था, मेजर किया था। ओके, एक्चुअली उन्होंने एक ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किया था, रॉबर्ट मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, इसमें उन्होंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है। और न्यूक्लियर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम के बारे में तो हमने काफी कुछ पढ़ा हुआ है, किन किन साइंटिस्ट का वहां पर कॉन्ट्रीब्यूशन है। तो यहाँ पर इन इलास्टिक स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय मॉलिक्यूल्स जो है यही होगा मेजर कंट्रीब्यूशन ऑफ सीवी रमन। तो यहाँ पर ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। समझ लेते हैं बच्चों इन इलास्टिक स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय मॉलिक्यूल्स क्या है। तो देखिए सीवी रमन क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि अगर एक मॉलिक्यूल है वहां से एक लाइट आकर इंसिडेंट करती है, ओके, लाइट आती है और इस मॉलिक्यूल पर इंसिडेंट करती है और फिर स्कैटर कर जाती है। तो यहाँ पर जो स्कैटर्ड लाइट है उसकी एनर्जी में लॉस हो सकता है या फिर गेन हो सकता है। तो जो लॉस या गेन है दैट विल बी कोरेस्पॉन्ड टू द एनर्जी लेवल ऑफ मॉलिक्यूल। ओके, ये बात कहते हैं सीवी रमन। ओके, तो यहां पर जो स्कैटर्ड लाइट है उसकी एनर्जी उसकी फ्रीक्वेंसी में चेंज होता है, एंड दैट चेंज, दैट लॉस और दैट गेन इज दैट लॉस कोरेस्पॉन्ड्स टू द एनर्जी लेवल ऑफ मॉलिक्यूल और एटम, है ना, जहां से स्कैटरिंग हो रही है लाइट की। तो यहां पर ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा बच्चों। ओके, इस खोज के लिए सीवी रमन को बच्चों नोबेल प्राइज भी मिला था। सीवी रमन को बच्चों नोबेल प्राइज भी मिला था। सीवी रमन एक इंडियन फिजिसिस्ट थे बच्चों। सीवी रमन एक इंडियन फिजिसिस्ट थे और उनको 1930 में नोबेल प्राइज भी मिला था बच्चों। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायमेंशनल कांस्टेंट। इन चारों में बताना है कौन सा डायमेंशनल कांस्टेंट है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या फिर रिलेटिव डेंसिटी। तो आप देखेंगे ये तीनों जो हैं इनकी कोई यूनिट भी नहीं है और कोई डायमेंशन भी नहीं है। यानी यहां पर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो है यही एक ऐसा कांस्टेंट है जिसकी कुछ डायमेंशनल फॉर्मूला भी है और कुछ डायमेंशंस भी हैं। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है बच्चों, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 होती है ना, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ओके, तो यहां पर आपने देखा इसकी यूनिट भी है, इसकी वैल्यू कांस्टेंट भी है, तो हम इसको बोलेंगे डायमेंशनल कांस्टेंट। अगर इसके डायमेंशनल फॉर्मूले की बात करें तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, जी का
डायमेंशनल फॉर्मूला होगा देखिए न्यूटन मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन का डायमेंशनल यानी फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है mL/t-2, राइट। मीटर स्क्वायर यानी इसका हो जाएगा L2 और अपॉन में kg स्क्वायर मतलब m स्क्वायर। इसको आप सॉल्व करेंगे, यह जाएगा ऊपर m-1 L3t-2। देखिए तो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का m-1 L3t-2। ओके, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। रैंडम एरर्स कैन बी एलिमिनेटेड बाय। रैंडम एरर्स बच्चों, रैंडम एरर्स जो हैं अनप्रिडिक्टेबल होते हैं, उनका कोई कॉज हमें पता नहीं होता कि क्या कारण है, इसलिए हम उनको क्या है बिल्कुल 100% रिमूव नहीं कर सकते, लेकिन एलिमिनेट कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि जो भी चीज़ हम जो भी क्वांटिटी हम मेजर कर रहे हैं तो उसकी हम काफ़ी सारी ऑब्जर्वेशंस लें, काफ़ी सारी रीडिंग्स लें और उनका फिर हम मीन निकालें। तो इट इज एज्यूम दैट मीन वैल्यू इज वेरी क्लोज टू द ट्रू वैल्यू। बच्चों तो हम क्या करते हैं, रैंडम एरर्स को अगर हमें रिड्यूस करना है या एलिमिनेट करना है एक लेवल तक, तो हम क्या करेंगे, टेकिंग लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस एंड देयर मीन। तो ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा बच्चों। ओके, तो यहाँ पर हम अगर हम केयरफुल ऑब्जर्वेशन करते हैं तो भी हमें पता नहीं है, रैंडम एरर कभी भी आ सकते हैं, कुछ भी कारण हो सकता है। इंस्ट्रूमेंट भी अगर हम मिनिमलिस्ट काउंट कर लेते हैं तो वहां पर भी रैंडम एरर्स आ सकते हैं। क्वांटिटी को अगर हम एक से ज्यादा इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं वहां पर भी रैंडम एरर आ सकते हैं। तो रैंडम एरर को बेसिकली कोई कॉज नहीं पता होता है, तो हमें क्या करना होता है, बार बार रीडिंग्स लेनी होती हैं, 5, 6, 7 रीडिंग हम ले लेते हैं, उनका फिर हम मीन ले लेते हैं। तो मीन वैल्यू को हम ट्रू वैल्यू जूम करके चलते हैं। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, कैसे एलिमिनेट करेंगे, टेकिंग लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस एंड देयर मीन। तो ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा बच्चों। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सिस्टमैटिक एरर्स कैन बी इधर नेगेटिव पॉजिटिव, ओनली नेगेटिव, नन ऑफ दीज। तो देखिए सिस्टमैटिक एरर का एक एग्जांपल होता है इंस्ट्रूमेंटल एरर। तो हमने पढ़ा था कि इंस्ट्रूमेंट्स जो है वो ज्यादा रीडिंग भी दे सकते हैं एक्चुअल वैल्यू से, ट्रू वैल्यू से, और कम भी दे सकते हैं। ओके, तो वहां पर पॉजिटिव एरर भी हो सकता है, नेगेटिव एरर भी हो सकता है। तो इसलिए सिस्टमैटिक एरर जो है वो नेगेटिव भी हो सकते हैं और पॉजिटिव भी हो सकते हैं। सिस्टम हमारा यानी इंस्ट्रूमेंट हमारा कम वैल्यू मेजर कर सकता है एक्चुअल वैल्यू से और ज्यादा भी मेजर कर सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा बच्चों। नेगेटिव भी हो सकते हैं और पॉजिटिव भी हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि पॉजिटिव ही हो या नेगेटिव ही हो, दोनों हो सकते हैं। हो सकता है हमारा इंस्ट्रूमेंट कम वैल्यू दे रहा हो या हमारा इंस्ट्रूमेंट ज्यादा वैल्यू दे रहा हो एक्चुअल ट्रू वैल्यू से। तो वहां पर या तो नेगेटिव एरर होगा या फिर वहां पर पॉजिटिव जीरो एरर होगा। ओके, तो सिस्टमैटिक एरर कैन बी इधर नेगेटिव और पॉजिटिव। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सपोज a quantity is x such that x equals to energy upon time. Dimensional formula of x is same as that of, ऑप्शन देख लीजिए, टॉर्क, मोमेंटम, पावर और फोर्स। तो यहां पर देखिए x अगर कोई क्वांटिटी है जिसका फॉर्मूला एनर्जी अपॉन टाइम है, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा एनर्जी अपॉन टाइम का। देखिए आप क्या होगा, एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है mL2t-2 और अपॉन में है टाइम। तो ये हो जाएगा देखिए mL2t-3, राइट। तो यानी x जो क्वांटिटी है इसका डायमेंशनल फॉर्मूला आया है mL2t-3। अब यहां पर देखिए आप मोमेंटम का क्या होता है, मोमेंटम का होता है mL_t-1, राइट। फोर्स का होता है बच्चों mL_t-2, आप ऑब्टेन करके देखिएगा। टॉर्क का होता है बच्चों mL2t-2, यानी जो एनर्जी का होता है, जो वर्क का होता है वही टॉर्क का होता है। और पावर का होता है, देखिए पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन अपॉन टाइम, यानी एनर्जी अपॉन टाइम। सेम फॉर्मूला आएगा, क्या आएगा देखिए mL2t-3, राइट। तो यहां पर आपने देखा पावर और x का यानी क्वांटिटी x का डायमेंशनल फॉर्मूला बिल्कुल सेम है। तो ऑप्शन सी यहां पर बिल्कुल सही होगा बच्चों। पावर ही एक ऐसी क्वांटिटी है जिसका डायमेंशनल फॉर्मूला x क्वांटिटी के डायमेंशनल फॉर्मूला के साथ सिमिलर है, सेम है। ओके, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूमेरिकल वैल्यू हैज 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो ऑप्शन यहां पर देख लीजिए, जल्दी से आप बताइए कि किस न्यूमेरिकल वैल्यू में 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो आप फर्स्ट में देखिए, फर्स्ट में कितने हैं बच्चों, फर्स्ट में 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स, राइट। सेकंड में देखिए आप, सेकंड में कितने हैं, सेकंड में है 2, राइट। यहां पर तो 4 पूरे के पूरे चारों सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। यहां पर देखिए आप, यहां पर भी 4 हैं, है ना। यहां पर आप देखिए, यहां पर कितने, यहां पर 3 हैं। ओके, तो यहां पर ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। यानी यहां पर जो लीडिंग जीरो है वो तो सिग्निफिकेंट नहीं होगी, लेकिन टर्मिनेटिंग जीरोज सिग्निफिकेंट होंगी, क्योंकि इस न्यूमेरिकल वैल्यू में डेसिमल पॉइंट है।
तो टर्मिनेटिंग जीरोज आर सिग्निफिकेंट इन अ नंबर विद डेसिमल पॉइंट। तो यहाँ पर 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं इस नंबर में, तो ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा बच्चों, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, ऑप्शन डी में ही 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट सुटेबल इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग द साइज ऑफ एन एटम इज। एटम का साइज मेजर करने के लिए सुटेबल इंस्ट्रूमेंट कौन सा होगा बच्चों? यहाँ पर एटम का साइज मेजर करने के लिए जो सुटेबल इंस्ट्रूमेंट होगा वो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होगा। इसको आप याद कर लीजिएगा, साइज ऑफ एन एटम को अगर हमें मेजर करना है तो हमें सुटेबल इंस्ट्रूमेंट जो होगा, जो यूज करना होगा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज करना होगा बच्चों। ओके, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, the respective number of significant digits for the numbers 12.052, 0.0002 and 5.12 into 10 raised to the power minus 3 r, यानी इन तीनों नंबर्स में हमें सिग्निफिकेंट डिजिट्स बतानी है। तो यहाँ पर देखिए आप, फर्स्ट नंबर में कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं? इसमें हैं 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं बच्चों। यहाँ पर जीरो यहाँ पर सिग्निफिकेंट होगा क्योंकि वो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आ गया है। नॉन जीरो डिजिट तो सिग्निफिकेंट होते ही हैं, तो इस तरीके से यहाँ पर 5 हो गए सिग्निफिकेंट डिजिट्स। यहाँ पर देखिए आप, ये लीडिंग जीरोज आर नेवर सिग्निफिकेंट, चाहे डेसिमल हो, नंबर में डेसिमल पॉइंट हो चाहे ना हो, लीडिंग जीरोज यानी ये देखिए इससे पहले कोई नॉन जीरो डिजिट नहीं है तो ये सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। तो यहाँ पर सिर्फ एक सिग्निफिकेंट डिजिट है। ओके, नेक्स्ट इसमें देखेंगे 10⁻³ जो मल्टीप्लायर है इसको हम देखते ही नहीं है, उसके साथ मल्टीपल जो नंबर है उसको देखते हैं, उसमें बताएं कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। यहाँ पर देखिए आप, तीनों ही नॉन जीरो हैं, तो यहाँ पर कितने हो गए? 3 हो गए, तो आंसर होगा 513, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा बच्चों। यहाँ पर 513, फर्स्ट नंबर में है 5 सिग्निफिकेंट डिजिट, सेकंड में है 1 और थर्ड में है 3। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल सही है बच्चों। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ए डायमेंशनलेस क्वांटिटी, ए डायमेंशनलेस क्वांटिटी हैज नो यूनिट, मस्ट हैव अ यूनिट, कैन नॉट एग्जिस्ट, मे हैव अ यूनिट। तो बच्चों डायमेंशनलेस क्वांटिटी जो होती है, क्या उसकी कोई यूनिट नहीं होती? हो सकती है। मस्ट हैव अ यूनिट, क्या जरूरी है कि उसकी यूनिट हो? ये भी जरूरी नहीं है। कैन नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट करती है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी एग्जिस्ट करती है, तो ये तीनों तो होंगे ही नहीं। इसका मतलब मे हैव अ यूनिट, डायमेंशनलेस क्वांटिटी की यूनिट हो सकती है, तो यहां पर ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा बच्चों, यानी ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी मे हैव अ यूनिट। कैसे? देखिए यहां पर देखिए आप कि जैसे मान लीजिए एंगल की बात करते हैं, एंगल, ओके, तो एंगल इज मेजर्ड इन रेडियन, राइट। तो एंगल की क्या है बच्चों? यूनिट तो है लेकिन इसकी कोई डायमेंशन नहीं है, तो एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है एंगल, प्लेन एंगल जिसको हम बोलते हैं, लेकिन उसकी यूनिट तो है लेकिन इसकी कोई डायमेंशन नहीं है। तो इस तरीके से ऑप्शन डी यहां पर बिल्कुल सही होगा बच्चों। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड्स इन अ डे? ऑप्शंस देख लीजिए आप, एक दिन में जितने सेकंड्स होते हैं उसका ऑर्डर हमें बताना है। तो 1 डे इसका मतलब 24 आवर्स, 1 डे का मतलब 24 आवर्स, और 24 आवर्स में कितने सेकंड्स होते हैं? कैलकुलेट कीजिएगा कितने सेकंड्स होते हैं 24 आवर्स में। 1 आवर में, 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं? 60 मिनट्स होते हैं बच्चों। और 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं? 60 सेकंड्स होते हैं। ओके, तो इस तरीके से 1 आवर में कितने सेकंड्स? 1 आवर में कितने सेकंड्स? 60 इंटू 60, यानी कितने हो गए स्टूडेंट्स? 3600 सेकंड्स। ओके, तो यहां पर आप देखेंगे 24 आवर में कितने सेकंड्स होंगे? 86400 ओके सेकंड्स होंगे। कितने होंगे स्टूडेंट्स? 86400। इसको हम लिख सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में 8.64 इंटू 10⁻⁴, राइट। और अगर हम इसको देखें 8.64, क्योंकि ये 5 से ज्यादा है तो हम इसको 10 ट्रीट करेंगे। कैसे राउंडिंग ऑफ करते हैं, कैसे हम ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं बच्चों? तो इसको हम 10 ट्रीट करेंगे तो हो जाएगा 10 इंटू 10⁻⁴, सो इट विल बी 10⁵। तो यहाँ पर जो ऑर्डर होगा बच्चों क्या होगा? 5 होगा। ओके, तो 86400 सेकंड्स का जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा? 5 होगा। 10 की जो पावर होती है उसी को हम ऑर्डर बोलते हैं बच्चों। तो यहाँ पर ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा, 5। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड्स इन अ डे? ऑर्डर इज 5। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ मास एंड स्पीड आर 2% एंड 3%। देखिए
जब हमने मास मेजर किया और स्पीड मेजर की तो परसेंटेज एरर कितना आया, 2% और 3% रेस्पेक्टिवली। परसेंटेज एरर बताना इन द एस्टिमेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑब्टेन्ड बाय द मास एंड स्पीड विल बी, यानी यहां पर बताना है परसेंटेज एरर कितना प्रोपगेट होगा काइनेटिक एनर्जी में, 5%, 6%, 7%, 8%। तो देखिए काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। क्या होता है बच्चों, हाफ mv² होता है। तो यहां पर भाई परसेंटेज एरर काइनेटिक एनर्जी में हमें निकालना है तो किसके इक्वल होगा, आपको सिर्फ यहां पर ये ध्यान देना है कि जो दोनों क्वांटिटीज हैं उनकी पावर कितनी है। यहां पर आपको 1/2 पर ध्यान नहीं देना है, फॉर्मूले में आपको सिर्फ ये ध्यान रखना होता है कि जो क्वांटिटीज हैं उनकी पावर क्या है। तो यहां पर देखिए मास की पावर है 1 और वेलोसिटी की पावर है 2। तो आपने क्या करना है, परसेंटेज एरर इन काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए आपने क्या करना है कि जो मास में एरर था कितना था 2%, आपको उसकी मल्टीप्लाई कर देनी है मास की पावर से। मास की पावर कितनी है 1 है, फिर ऐड कर देना है उसमें वेलोसिटी का जो एरर है। अब वेलोसिटी में एरर कितना आया बच्चों 3%, तो 3% की मल्टीप्लाई करनी है किससे 2 से, क्योंकि यहां पर वेलोसिटी की पावर है 2। ओके देख रहे हैं आप, तो इस तरीके से कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा देखिए 2% प्लस 6%, तो कितना हो गया देखिए ये हो गया 8%। तो शॉर्ट तरीके से कैसे हम परसेंटेज एरर निकाल सकते हैं, कितना प्रोपगेट करेगा। तो आपने क्या करना है, आपको पहले फॉर्मूला लिखना है। फॉर्मूला जो है आपका, उसमें जो क्वांटिटीज हैं वो प्रोडक्ट में है, डिवीजन में कोई फर्क नहीं पड़ता है, सभी के एरर्स को आपने परसेंटेज एरर को ऐड करना है। बस इतना ध्यान रखना है कि परसेंटेज एरर की मल्टीप्लाई पावर से करनी है। तो यहाँ पर वेलोसिटी का परसेंटेज एरर कितना था, ये था स्टूडेंट 3%, तो इसलिए हमने 3% की मल्टीप्लाई 2 से की। और मास का परसेंटेज एरर कितना था 2%, उसकी मल्टीप्लाई 1 से की, क्योंकि मास की पावर यहाँ पर 1 है फॉर्मूले में, और 1/2 का यहाँ पर कोई रोल नहीं होगा, 1/2 का यहाँ पर एरर में कोई रोल नहीं होगा। ओके, तो यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी में परसेंटेज एरर प्रोपगेट होगा वो कितना होगा 8% होगा। तो इस तरीके से ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा बच्चों, 8%। ओके स्टूडेंट्स, तो मिलेंगे बच्चों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ब्लेस्ड। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।